नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। राहुल बाबा विदेश में देश की राजनीति की बात नहीं करते। अगर आपको नहीं पता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए। राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं, क्योंकि उनको सुनने वाला यहाँ कम है। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक और, मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया का खिलाड़ियों के आंदोलन को लेकर बयान सामने आया है। बजरंग पुनिया ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की तरफ से पंचायत बुलाई गई थी, हमने पंचायत के सामने अपनी बात रखी। खाप पंचायतों को बोला है कि सरकार ने 15 तारीख तक का समय दिया है। पंचायत ने बोला कि अगर 15 तारीख के बाद कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। साथ ही नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर पुनिया ने कहा कि नाबालिग के पिता ने बोला है कि मुझ पर दबाव है, इसलिए उन्होंने बयान बदले हैं। अगर ब्रिजभूषण जैसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो लड़कियों को तोड़ते ही रहेंगे। नाबालिग ने जो बयान बदला है, उसके फादर के जो आए हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मीडिया ने जो चीजें चलाई हैं, उनके फादर ने ये बोल दिया कि भाई मैंने ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, चारों तरफ से मैं डिप्रेशन में, मेरे परिवार पे पूरा प्रेशर है। अगर ये बताओ, अगर मीडिया ये चीज भी दिखाता कि भाई उसके ऊपर प्रेशर है इसलिए उसने तोड़ा है, मीडिया ने तो सिर्फ ये दिखा दिया कि भाई उसके फादर ने बयान बदल दिए हैं, वही नहीं बताया किस वजह से बदले हैं। अगर ब्रिजभूषण जैसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो वो लड़कियों को तो तोड़ेंगे ही, ऐसा नहीं है वो नहीं तोड़ेंगे, वो लड़कियों को भी तोड़ेंगे। उनके पिताजी बाहर नहीं आके मीडिया पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं अगर खुद बोलूं तो मैंने भी शायद उनके पिताजी को ट्रैक किया, उनके पिताजी मीडिया से बात नहीं कर रहे, और जिन एक दो मीडिया हाउसेस से उन्होंने बात करी, उनका यही कहना है कि मैं गुस्से में था और मैंने आरोप जो है बदल डाली थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को हराया था एक कॉम्पिटिशन में। उन्होंने बोला है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है, हमें कुछ हो गया तो, उन्होंने खुद भी बोला कि मेरे कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन देगा बाप उसका लागे। देखिए, आज पंचायत हुई है, खिलाड़ियों की तरफ से पंचायत बुलाई गई थी और जो सरकार के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी उसके वो हमने पंचायत के सामने रख दी। तो पंचायत ने भी यही बोला कि भाई 15 तारीख तक हम, जो सरकार ने हमें समय दिया है, 15 तारीख तक भी हम कार्रवाई करेंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे। तो वो
जो हमारे खाप पंचायत है उनके सामने रखती है, तो वो 15 तारीख तक बोलेगी। अगर 15 के बाद अगर कुछ नहीं होता तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी कॉल लेंगे। ये बड़ा आंदोलन आप दोबारा 15 को क्या मतलब आप जंतर मंतर तो आप लोगों को शायद मना कर दिया गया है, तो दिल्ली में ही आंदोलन करेंगे या कहीं और आप लोग करना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में आंदोलन हमारा गया हुआ है, पहुंच रहा है, हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। और जंतर मंतर की बात है तो वो पुलिस मना कर रही है। जंतर मंतर पे हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, अगर पुलिस परमिशन नहीं देगा तो कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एनसीपी नेता शरद पवार को मिली धमकी के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेता को धमकी दी गई, इससे गंभीरता से लेना चाहिए। कल सुबह से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है क्या है? क्या महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो सरकार की तरफ देखकर काम कर रही है या गुनहगार को पकड़ने की कोशिश कर रही है? वो कार्यकर्ता है, उसके बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो आ चुके हैं और हमने कमिश्नर पुलिस जो मुंबई के हैं उनके वहां जाके सारी इंफॉर्मेशन दी है। हमें ताज्जुब लगता है कि एक दिन होने के बावजूद भी अब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं की। और बीच में ही बयान आया है भाजपा के अध्यक्ष का। मुझे लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर निर्माण करने की कोशिश हो रही है। हमने जो कंप्लेंट की है उस हिसाब से उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट की है। होम डिपार्टमेंट अगर नहीं काम करता है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब की है कि महाराष्ट्र में। वहीं इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम होने वाला है, लेकिन उसके पहले विवाद मचा हुआ है। पहलवान साक्षी मलिक ने ऐलान किया है कि अगर ये मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो हम एशियाई गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। सांसद ब्रिजभूषण को लेकर कई दिनों तक पहलवान जंतर मंतर पर अनशन करते रहे। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। पहलवानों की मांग है कि जब तक सांसद पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। पहलवान साक्षी मलिक ने साफ कर दिया है कि जब तक ये विवाद पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाएगा वो खेल में हिस्सा नहीं लेंगी। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको हमारी जरूरत होती है तो वे हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो उनके हमारे समर्थन की जरूरत है। 2019 में हमारे साथ धोखा हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे, हमारे साथ कौन खड़ा था? उन्होंने हमारी लोकतांत्रिक हत्या पर साथ तक नहीं दिया। हमारा साथ डीएमके, टीएमसी और लेफ्ट की 2 पार्टियों ने दिया है। ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक तो शायद वो जानकारी हासिल ही नहीं की। क्यों नहीं की समझ में नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? लेकिन मैं अब इस सवाल का जवाब अब इसके बाद दूंगा नहीं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को एमएसपी दिए जाने के मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता सुरजेवाला को इस पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनका राज था ये 2-2 रुपए का चेक दिया करते थे। जहां तक सवाल सूरजमुखी के बीज का है उसे सरकार जल्द निपटा लेगी। अच्छी बात है, लेकिन
सुरजेवाला को बोलने का अधिकार नहीं है। जब इनका राज था ये 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे खराबे में। हमने 281 करोड़ रुपया दिया। तो किसानों के लिए हम पूरी तरह चिंता करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो मामला है इस वक्त सूरजमुखी के बीच का, वो मामला भी जल्द। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है। जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान में काम कमजोर गति से हो रहा है। पिछले 10 साल में जल जीवन मिशन के तहत यहां हजारों करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सभी लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा है। केंद्र में हम जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उतना ही यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मामले नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्हें मदद की, वहां और तेज गति से काम हुआ। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि काम कमजोर गति से हुआ। पिछले 4 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में यहाँ आए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों के घर तक जल जीवन मिशन के तहत पानी नहीं पहुंच पाए। केंद्र में हम जितना भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने जब राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे तो अलवर जैसे जिले में भी भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपराध अलवर में फैल रहा है, अपनी चरम सीमा पे है। जिस प्रकार से गौ की तस्करी अलवर में चल रही है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के ऊपर पर्याप्त काम नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं पे आहत पहुंचाई जा रही है, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है इस बात से कि केंद्र के करे हुए कामों का पूरा लाभ राजस्थान तक पहुंच। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार रविवार सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान वे महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। डीके शिवकुमार 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे शनिवार रात 8 बजे ही उज्जैन आ गए थे। रात में ही महाकाल मंदिर और काल भैरव मंदिर के दर्शन करने गए। डीके शिवकुमार भगवान महाकाल और काल भैरव के बड़े भक्त माने जाते हैं। वे कहते हैं कि जब भी उनका समय खराब चल रहा था, तब भी उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन के लिए वो आते रहे हैं। आज भी आया हूं और भगवान ने चाहा तो ऐसे ही आगे भी आता रहूंगा। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार सुबह ही भस्म आरती में शामिल हुए और इस दौरान वे नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आए। महाकाल के नाम का जाप भी इस दौरान डीके शिवकुमार करते हुए नजर आए। That India also has been growing, the entire country, whichever the party is there, all parties happy, including many opposition parties. All of them are happy that Congress party has come in Karnataka. We are given a message that nothing is impossible, everything is possible. Today in Madhya Pradesh also I could see the enthusiasm. The mandate was not there for Madhya Pradesh. With Operation Lotus, they have formed the government as they formed in Karnataka. But the double-engine government has failed at the national level. Here also, a lot of big issues are going on. People want a change for development, change for progress, change for prosperity. So we find unity in diversity in this country. Party is looking at, Congress party always looks at every culture, and the entire country has to be united. With that, India also has been वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, जिस वजह से कई पार्टियां विपक्षी एकता को एक करने के लिए लगी हुई हैं। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विपक्षी एकता को लेकर किए जाए प्रयास पर चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर विपक्षी मजबूत हो जाता है तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो गया होता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार
विपक्ष को एक करने में लगे हैं। इसी वजह से वो कई राज्यों के सीएम से मिल चुके हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने सियासी हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं, वो पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगा है। आज जो राजद के 0 MP हैं और वे देश के प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को नीतीश कुमार। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सीएम खट्टर ने किसानों के मुद्दे पर हो रही राजनीति को कटाक्ष भी किया। इस दौरान वहीं जेजेपी के शाहबाज से विधायक और शुगर फेड चेयरमैन रामकरण काला पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर हो रही राजनीति में हमारे भी एक सज्जन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा हमें मिला नहीं है, हम खोज रहे हैं। वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि रामकरण काला के इस्तीफे की घोषणा से पहले उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एमएसपी के लिए कहा तो हमारी तरफ से कहा गया कि ऐसा संभव नहीं है। सज्जन तो हमारे, अब राजनीति कहूंगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है। देखिए आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर? न किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी के मंत्री में नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के ये कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि पहले गन्ने का भुगतान सालों तक लटका रहता था, लेकिन आज गन्ना किसानों को 1 हफ्ते में भुगतान मिल रहा है। सीएम योगी ने लखनऊ से प्रदेश की 20 सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया और प्रदेश की 25 सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में योगी ने कहा कि 6 वर्ष पहले प्रदेश के गन्ना किसानों को पर्ची के लिए परेशान होना पड़ता था। उनके पर्ची की चोरी के साथ गन्ने की घटतौली होती थी। ऐसे में वे आंदोलन करने को मजबूर होते थे और साथ ही चीनी मिल के असमय बंद होने से किसानों को परेशान होना पड़ता था। गन्ना भेजने के बाद वो पैसा भुगतान नहीं हो पाता था, वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था। लेकिन 6 वर्ष में मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के गन्ना किसानों के बारे में बहुत सकारात्मक भाव के साथ उस प्रकार के कार्यक्रम लागू करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे, 2010 से लेकर के 17 के बीच में सभी वर्षों का कुछ न कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था और मिशन मोड पर पहले इस कार्यक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मूल्य का भुगतान पहले हो। वहीं गोरखपुर गीता प्रेस में जल्द ही पीएम मोदी का आगमन हो सकता है, इसकी जानकारी दी है गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने। उन्होंने कहा
जानकारी देते हुए कहा कि प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर पीएम की तरफ से स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। उम्मीद है जल्द ही पीएम के आने की तारीख भी पक्की हो जाएगी। शताब्दी वर्ष उद्घाटन समारोह में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे तो उस समय गीता प्रेस में एक रामचरितमानस और गीता तत्व विवेचना का विमोचन किया गया था। वर्ष समारोह मना रहा है तो 1 साल का पीरियड हमारा जो हमारा चला था वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से, और ये जो भी वैशाख गया है ये वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तक हमारा 1 वर्ष ये था। इसके शुभारंभ के समय हम लोगों ने तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को बुलाया था। वो यहाँ थे और साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया थी और जी महाराज ये भी साथ में थे। तो शुभारंभ उनके हाथों हुआ है। उस समय हम लोगों ने एक रामचरितमानस और एक गीता तत्ववेचनी ये 2 ग्रंथों का विमोचन करा। विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और उसकी पहली प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ जी कोविंद को उन्होंने दिया। इस बार शताब्दी वर्ष समारोह के समापन पर हम लोगों ने आमंत्रित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये हमारा 3 मई को था। तो चूंकि 3 मई को आचार संहिता लागू थी, जो कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे थे इस कारण से, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया आचार संहिता लागू होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम समापन समारोह के समय नहीं बन पा रहा। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां भोलापुरवा गांव के पास का है। खुशबू नाम की नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में मालगाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और आरपीएफ की टीम ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां खेत से लौट रहे युवक की दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। युवक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के जोहवा शर्की गांव का है, जहां के रहने वाले विपिन कुमार अपने खेत से वापस आ रहे थे। तभी गांव के किनारे नहर के पास लाठी डंडों से दबंगों ने विपिन पर हमला बोल दिया। वहीं युवक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक जब मारपीट से खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगा तो मरणासन हालत में दबंग उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। हमले के वजह से युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।